बिहार के पॉलिटिक्स में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जी का नाम जो है वो सुर्खियों में है। दो वजहों से सुर्खियों में है। पहली वजह ये कि उनका जो जन्मदिन 11 जुलाई को था, उस दिन को लेकर एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, या यूं कहा जाए कि किया जा रहा है। और उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, क्योंकि उस वीडियो में जो व्यक्ति बाबा साहब का फोटो लेकर उनके साथ फोटो खिंचा रहा था वो उनके पैर के पास था। तो पहली बात तो यह है जो पिछले 4-5 दिनों से बिहार की राजनीति में ये गर्मी मचाए हुए है। और दूसरी बात ये जो ताजी खबर आई है वो ये कि 7 जुलाई को जिस दिन आरजेडी का स्थापना दिवस होता है, उस दिन जो है एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जी को पार्टी का यानी आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मित्र और बड़े ही तेज तर्रार प्रवक्ता आरजू खान साहब। आरजू खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जी वीडियो में, नमस्कार। इस लाइव में। हाँ, तो सबसे पहले तो आते हैं पुराने वाले पहले वाले बवाल पर जो अंबेडकर जी के चित्र को लेकर हो रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि लालू जी ने जो है वो अपमान किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और आपको अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से जो उनके उपाध्यक्ष हैं उन्होंने एक नोटिस भी भेजी है जवाब देने के लिए। तो इस पर आरजेडी के लोग या आरजेडी की क्या प्रक्रिया है? आप लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते कि हाँ क्या मामला क्या है? हम लोग एकदम हमेशा से खुल के बोलते हैं। हम लोग अंदर बाहर का खेल नहीं खेलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह। भारतीय जनता पार्टी करती क्या है कि अंबेडकर के साथ खड़ा होना और अंबेडकर के आड़ में खड़ा होकर राजनीति करना दोनों अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है अंबेडकर के आड़ में राजनीति कर रही है, जबकि हकीकत यही है कि 2014 से जब से भी देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैंने देखा है, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आज तक मुझे वो उत्तर प्रदेश का चेहरा याद है जहां एक जगह नीले रंग से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तैल चित्र जो होता है, जो मूर्ति जो स्टैचू जो होती है, उसको कैसे गेरुए रंग में रंग दिया गया। और कितनी 2014 से लेके आज तक अगर सबसे ज्यादा देश में कहीं अगर मूर्तियां टूटी हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो टूटी हुई है। आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूटी है। लेकिन ये जवाबदेही हमसे चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक बार फिर से आप उस वीडियो फुटेज को जरूर आप देखिए और ये आभास करिए कि क्या लालू प्रसाद यादव जी को पता था कि वो किस चीज की मूर्ति है, किस चीज का तैल चित्र है। और जहां तक मैं रही कार्यकर्ताओं की बात, अनूप जी, तो मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि कार्यकर्ता बहुत से करोड़ों लोग ऐसे हैं देश में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, और बहुत से लोग हैं ऐसे देश में हजारों और करोड़ों की तादाद में जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो कि भी अपना भगवान मानते हैं। यहाँ एक ही फ्रेम में उन दोनों भगवानों को सजोने की कोशिश की गई थी और उन दोनों भगवानों को जो है सजोकर फोटो फ्रेम में करने की कोशिश की गई थी। कहीं से भी वो साबित नहीं होता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस फ्रेम को देखा होगा। अगर उनके तक वो गया ही नहीं, और एंगल होता है हर चीजों का। अगर फोटो फ्रेम में वो चीजें हैं कहीं भी पैर के पास रखी नहीं गई हैं, एक फोटो सेशन करने की कोशिश की गई है, और वो फोटो सेशन का जो है राजनीतिक लाभ लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आज 20 सालों से ऐसे ही वो करती आ रही है। हमेशा परसेप्शन की राजनीति, गलतफहमी की राजनीति, लोगों के दिल दिमाग में गलतफहमी पैदा करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार प्रदेश में, मैं पटना की बात करूंगा, पटना में जितने भी मूर्तियां लगी हुई हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले जी की हो, चाहे अंबेडकर जी की हो, चाहे और भी महापुरुषों की है, उसको किसने लगवाया है? 99% आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने लगवाया है। और उस लगवाने वाले, उस आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को यह कहना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि वो अंबेडकर विरोधी है, वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके डीएनए में ही दोष है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, गांधी को मानती है, गांधी के पैरों में पुष्प अर्जित करती है, और अगर जब जब भी गोडसे की जब जन्म तिथि आती है तो गोली भी मारती है गांधी को। वो हमसे सवाल करना चाहते हैं, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गांधी के साथ खड़ा रहना, अंबेडकर के साथ खड़ा रहना और उसके आड़ में राजनीति करना अगर कोई सीखे तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस तरीके से देश के गृह मंत्री कह रहे थे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, किस तरीके से अपमान किया।
और मैं तो कह रहा हूं, देश में 2014 के बाद देश में जितनी मूर्तियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टूटी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टूटी। इसका कोई जवाब देगा? वो बताएंगे गोडसे के मानने वालों का महिमा मंडन क्यों करते हैं, और एक तरफ ये कौन सा चाल चरित्र और चेहरा दिखाते हैं कि वो गांधी का भी महिमा मंडन करते हैं और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, आदरणीय महात्मा गांधी जी के। और ये हमसे सवाल पूछते हैं। ये बेशर्म सियासत करना छोड़े। देश की जनता, बिहार की 14 करोड़ आवाम जानती है, गरीबों के लाल, अब गरीब वंचित शोषितों के पुरोधा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और प्रदेश में जितनी भी मूर्तियां लगी हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले की लगी हो, चाहे फिर वो अम्बेडकर जी की लगी हो, महात्मा गांधी जी की लगी हो, 99% उन्हीं को लगाने का काम है। इतनी श्रद्धा है उनके अंदर, और इन महापुरुषों के लिए इतनी इज्जत है, जो कि भारतीय जनता पार्टी इसको पचा नहीं पाती है। होता क्या है ना अनूप जी, कि देखिए होता क्या है कि एक इतिहास समाजवादियों का लंबा सा है, देश में एक लकीर लंबी सी खींच दी गई है। भारतीय जनता पार्टी, अब उसको दो काम करना है, या तो उससे बड़ी लकीर खींचे, लेकिन वो कर नहीं पाती है। तो वो करना क्या चाहती है? वो इतिहास को मिटाना चाहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंबेडकर के साथ खड़ा रहना और उसके आड़ में खड़ा रहो के राजनीति करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। जी, जी। और मुझे लगता है कि इसका जो है फ़ायदा उठाने में विपक्ष जो है जुटा हुआ है कि किस तरह से जो है इस मुद्दे का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वो सवाल कितनी दलित भी वोटों का कोशिश, भी है। अनूप जी, वो कितनी भी कोशिश कर ले, सबको पता है दलित वोट की ये बात जरूर करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ मिला क्या? आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप बताइए, शिक्षक बहाली हुई है वहां पे, लेकिन शिक्षकों को जो रिजर्वेशन का जो फायदा था, उसमें साफ तौर पे लिख दिया गया कि इसमें जो है रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। तो ये कौन से दलित और पिछड़े की हित ऐसी हैं? जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षक की बहाली निकलती है, विदाउट रिजर्वेशन निकलता है, आपने तो हक मराई कर ली। बिहार प्रदेश में, पूरे देश में एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट बोर्ड का निकलता है, बहाली निकलती है, और उसमें साफ तौर पे लिख दिया जाता है रिजर्वेशन इज नॉट अलाउड। तो आप कहां से हैं हित ऐसी दलित वंचित पिछड़ों के? फिर से मैं वही बात कहूंगा, दलितों की बात करना और दलितों के साथ खड़ा रहना दोनों अलग चीजें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार करके दिखाना चाहती है। एक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, लेकिन उनको मंदिर में प्रवेश करने की भी आजादी नहीं देती है। ये 21वीं शताब्दी का भारत है, और यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रपति आज भी मंदिर में जाने से उनको मनाही है, और अगर मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर को धोना पड़ता है। ये सच्चाई है इस देश की, और उस सच्चाई को ये पचा नहीं पाते हैं। और इसीलिए सबसे, अगर इसमें मजबूत कोई सामाजिक, अगर कोई पुरोधा है, समाज को जोड़ने का कोई काम करता है, किसी ने अगर गरीब पिछड़े दलितों को आवाज दिया, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। वो चीजें इनसे नहीं पचती हैं, चलिए ये नहीं लालू कर प्रसाद पाते यादव जी हैं। की बात करते हैं। जी, मैं आपकी बात समझ गया। आपने लालू प्रसाद जी की बात कही और दलितों के पुरोधा की बात कही, पिछड़ों के पुरोधा की बात कही। तो अब आपका जो है स्थापना दिवस आ रहा है 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई को ऐसी चर्चा आ रही है पटना से कि एक बार फिर से लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत चूंकि ठीक नहीं है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, सभी जानते हैं, और भीड़-भाड़ से और इन्फेक्शन से उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप कोई दूसरा कार्यवाहक अध्यक्ष या तेजस्वी को आरजेडी का पूर्णकालिक अध्यक्ष क्यों नहीं चुनते हैं, या किसी और को ये ज़िम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, जिस अवस्था में है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के अंदर जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद भी जो उनकी मौजूदगी है, अभी देखिए परसों हमारा जो है चुनाव हुआ था प्रदेश के अध्यक्ष का, लेकिन वहां भी वो पहुंच गए। तो वो खुद कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम जनता के समक्ष पहुंचने की कोशिश करें, और लगभग कर भी लेते हैं। तो ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जो है राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक हैं, हम और जो है हमारे गरीब पिछड़ों दलित अकलियतों के वो पुरोधा है, इसलिए उनका रहना बहुत जरूरी है। तो सर, मुझे जहाँ तक तारीख याद है 5 जुलाई 1997 था ये। तो तकरीबन अब धीरे-धीरे 30 साल हो जाएँगे। तो इन बीते जी, 28 सालों में आप आरजेडी को कहाँ देखते हैं? अगर एक आरजेडी देखिए, कार्यकर्ता से मैं सवाल करता हूँ तो?
देखिए, आरजेडी बहुत आगे है, लगातार जो है इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रही है। एक अगर इलेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो, और वो हुआ है बिहार के प्रदेश की 14 करोड़ आवाम की वजह से। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये किया, जो मैं बार-बार मैं कहता हूँ उसी चीज़ों को, जो भारतीय जनता पार्टी है और जो जनता दल यूनाइटेड है, हमेशा परसेप्शन फैलाने का काम करती है। आज परसेप्शन उसका काम नहीं आ रहा है, तो वो जो है अंबेडकर जी के विचारधारा से समझौता तो करने वाले ये लोग हैं। ये गांधी के विचारधारा से समझौता करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये समझौता करने वाले लोग हैं कि जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी, जनता का जनादेश का अपमान करके समाजवादी विचारधारा का ही रह गई। आरएसएस के गोद में जाके समाहित हो गए। आरएसएस की आइडियोलॉजी को आज मानते हैं। आज बिहार प्रदेश में बचौल जैसे, गिरिराज सिंह जैसे और तमाम नेता जो है जहरीले बोल बोलते हैं। कहां है इनका समाजवाद? तो इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी कम्युनल शक्तियों से राष्ट्रीय जनता दल ने समझौता नहीं किया, नहीं तो आज इनकी जगह भी नहीं होती जनता दल यूनाइटेड की। और बिहार की जनता जो है इसीलिए हमको सर्वोपरि मानती है, और हमको आने वाले 2025 में पूरा यकीन है कि 2025 में जो एनडीए समर्थित सरकार है उसको कचड़े के डब्बे में उठा के फेंक देगी। बिहार प्रदेश में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी। हम बहुत आगे हैं। अगर पिछले इलेक्शन को देख लिया जाए तो जो जनता के जनादेश का जो इन्होंने अपमान किया और जो प्रशासनिक चोरी की, सरकार में बैठे हुए लोगों ने, सिर्फ 12,000 का मार्जिन था, अंतर था। उसके बाद ये आज सीट पे बैठे हैं, वो भी जनादेश की चोरी करके, और प्रशासनिक जो है जो सेवाएं थी उनका इन्होंने लाभ लिया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए आज ये गद्दी पर बैठे हैं। नहीं तो 2020 के ही इलेक्शन में ये बिहार से इनका सफाया हो गया होता। वो तो पता चलेगा, चुनाव में पता चलेगा। लेकिन एनडीए के एक सहयोगी और एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान भी जोर शोर से इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक 29 तारीख को वहां भी वो एक दलित सम्मेलन करने वाले हैं, साथ ही घूम रहे हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। और लोकप्रियता के पायदान पर हालांकि तेजस्वी, जो अभी तक जो सर्वे आए हैं उसमें तेजस्वी यादव जी सबसे आगे हैं, लेकिन चिराग पासवान की भी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि एनडीए की तरफ से चिराग पासवान से आपको चुनौती मिल रही है देखिए, हमको या किसी से आपके नेतृत्व चुनौती को? नहीं है। हम्म। नहीं, नहीं, हमें किसी से चुनौती नहीं है जी। बिहार प्रदेश की जनता ने जब हर सूचकांक में आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना पहला पसंद माना है, तो हमको परेशानी किस चीज से होगी? जनता जनार्दन है इस प्रदेश में। और मैं तो कहता हूं कि इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर ये चाहे तो चांद पर से जाके लड़ ले चुनाव, लड़ ले, उनको रोका किसने है? और हमको कहां परेशानी है? लेकिन वो ये भी बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा फार्मूला सेट है, वो कौन सा फार्मूला है इनका? जहां जीतन राम मांझी अलग से शोर मचाते हैं कि हम औकात दिखा देंगे, हमें उपेक्षित किया गया, जहां उपेंद्र कुशवाहा का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जहां खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनको साइड लगाने की कोशिश की जा रही है, और 243 सीटों पे खुद चिराग पासवान लड़ने की बात कर रहे हैं, लड़ने ही की बात नहीं कर रहे हैं। उनके जो जिला के अध्यक्ष हैं, कई लोग उनके ऑफिस के बाहर जो पोस्टर लगाते हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री चिराग पासवान। तो ये पहले आपस में ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये लोग समझ जाए, बिहार की जनता सब कुछ समझती है, हमें किसी के चुनौती से कोई परेशानी नहीं है। बिहार की जनता ने स्पष्ट जनादेश देती है और स्पष्ट चेहरे पे अपना मुहर लगाती है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपको लगता है कि चिराग पासवान आगे चलकर एनडीए का चेहरा बन सकते हैं बिहार में? नहीं, नहीं, देखिए, ये पांचों ठग हैं। ये पांचों ठग है, जब वक्त मिलेगा, जरूरत मिलेगा, एक दूसरे को ये ठगने की कवायद तेज कर देंगे। और वही चीज मैं देख रहा हूं, वही चीज देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को मैं एक हिसाब से कहूं तो भारतीय जनता पार्टी एक तीर से तीन निशाने कर रही है। एक तरफ उसको बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार को भी साइडलाइन लगाना है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी को भी साइड लगाना है, तीसरी तरफ जब इसका मकसद पूरा हो जाएगा तो चिराग पासवान को भी साइड लगा देना है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ये चुनावी ठग हैं। ये पांचों ठग हैं, ये पांच ठगों का गठबंधन है। कब वक्त आएगा किसको ठग लेंगे कोई पता नहीं, और इससे पहले भी हमने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी का क्या, आपने तो देखा चिराग पासवान कैसे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनका आवास, बंगला, उनका सिंबल सब छीन लिया गया, फिर उनके चाचा को दे दिया गया, फिर चाचा से छीन लिया गया, फिर भतीजे को दे दिया।
दे दिया गया। तो ये सब चीजों में जो मतलब गंदी राजनीति है, अपना गठबंधन अगर धर्म इस देश में कोई नहीं निभाती तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, और उसके ये स्वघोषित हनुमान है, ये आपस में समझ जाए कि ये किसको कब ठगना है, क्या ठगना है। मैं बस इतना ही जानता हूं कि ये वही सुसाइड बॉम्बर है जो 2020 में नीतीश कुमार जी के लिए थे, और फिर से ये सुसाइड बॉम्बर ही है, और देखना है कि आगे चल के ये कौन किसको कितना नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए, आप तो कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो सब कुछ ठीक तो आपके यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुकेश सहनी जी 60 सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब इस बार 70 नहीं 70 से ज्यादा चाहिए, तो वो कैसे निपटाएंगे आप? नहीं नहीं, देखिए वो कोई कह रहा है, लेकिन आधिकारिक बयान किसका है इस पे आपको या हमको जाना चाहिए। हम ऑन गोइंग प्रोसेस में है, हमारे 3-4 जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हो चुके हैं आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो हम लगातार ऑन गोइंग प्रोसेस में जा रहे हैं, आने वाले वक्त में हम बता देंगे। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हम आपके टीवी चैनल्स पे बैठ के डिबेट्स में नहीं शेयर कर सकते इस चीज को। आने वाले वक्त में सबको पता चल जाएगा, सब कुछ रिलैक्स है। अगर कहीं सर फुटअव्वल है, कहीं परेशानी का सबब है, तो वो महागठबंधन में नहीं, वो एनडीए समर्थित सरकार के अंदर है। क्योंकि वो लोग खुद आ रहे हैं, सामने उनके बयान आ रहे हैं। कोई चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, वो कहते हैं 243 सीटों पे लड़ेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार को साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ जीतन राम मांझी हमेशा कहते हैं कि हमें उपेक्षित कर दिया गया, आने वाले वक्त में हम औकात बता देंगे। तो हमारे अंदर कहीं कोई संशय नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए, आपकी पार्टी के अंदर कोई परेशानी नहीं है, ये तो वक्त बताएगा आगे चलकर सीट शेयरिंग का फार्मूला कब तक तय होता है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अर्जुन साहब, आपने बात की और आपने अपना पक्ष रखा, खासकर लालू प्रसाद यादव जी के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, उसका आपने बहुत सही तरीके से जवाब दिया। आप आए हमारे शो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।